मुझे तो इन परिस्थितियों में हास्यास्पद लगता है दिनेश जी। 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 मैं आता हूँ सुनील जी आपके पास, और इस बीच में काफी लोगों ने धनंजय जी की बड़ी तारीफ लिखी है, और अनिल जी आपके लिए भी बड़ी तारीफ आई है, खासतौर से आपके शेर के लिए कुछ दर्शकों ने आपकी तारीफ की है, तो मैं तारीफ भी आप तक पहुंचा देता हूं। और धनंजय जी के लिए तो लोगों की वाहवाही लगातार आ रही है, और लोग लिख भी रहे हैं, नाम लेकर भी लिख रहे हैं एक्चुअली। सुनील जी, मोदी जी का जन्म बड़ी चीजों के लिए हुआ है, टमाटर के दाम कम करने के लिए नहीं हुआ सर, या क्या कहते हैं कि बीन्स के दाम 200-300 रुपए हो गए, आलू प्याज के दाम बढ़ गए हैं, या पेट्रोल के दाम 108-110 हो गए, सर उनके लिए उनका जन्म नहीं हुआ सर। उनका जन्म तो कुछ क्या कहते हैं, जैसे अवतार होते हैं ना, कृष्ण अवतार है, राम अवतार है, या परशुराम अवतार है, वो अवतारों में आते हैं। अवतार आपको रोटी पानी देने नहीं आते हैं, टमाटर के दाम कम करने नहीं आते हैं। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है, ताकि आप मणिपुर की चर्चा ना कर सको, आपका देश जल रहा है, ताकि जो विभत्सपना इस देश में हो रहा है उसके ऊपर आप बात करनी बंद कर दो, ताकि आप अगर घर में रात को सब्जी बनानी हो और आपको लगता हो कि सब्जी महंगी है, तो बिना सब्जी बनाए एक प्याज के साथ खाना खाकर सो जाओ, लेकिन ये बातें मत करो। सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद दिनेश जी। क्या प्याज इतनी सस्ती है क्या कि आप प्याज के साथ खाना खा लीजिए, आपने सलाह दी? अरे सर मैं माफी मांगता हूं, आई टेक माई वर्ड्स बैक सर। नहीं, वो भी महंगा सर, और नमक क्या दूंगा सर, नमक के साथ ही खा लेंगे सर। और दूसरी चीज, आपने कहा कि सरकार ब्राह्मणवाद लाना चाहती है, तो उसको आने दीजिए, हमारा ही फायदा हो जाए। मुझसे आपको क्यों नाराजगी हो रही है? लेकिन ऐसा है नहीं दिनेश जी, कोई ब्राह्मणवाद इनको नहीं लाना है। ये केवल और केवल सोचा है, अपनी विफलताओं को छिपाने का एक कृत्रिम वातावरण तैयार करने की कोशिश है। मैं अगर मान भी लूं, मैं कह रहा हूं कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है, तो ये जरूरत 75 साल की बात क्यों आपको समझ में आ रहा है, या आपके सत्ता में आने के 9वें साल में आपको क्यों याद आ रहा है? यानी कि इसकी आवश्यकता नहीं है। ये कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है क्या कि उसके शरीर में चोट लग जाए, खून का रिसाव हो रहा हो, और इंतजार करेगा कि मैं 2 महीने के बाद इस पर पट्टी बंद होगा? अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है देश को प्रगति पर ले जाने के लिए, राष्ट्र को एकताबद्ध रखने के लिए, सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने के लिए, सरकार की नीतियों को बेहतर तरीके से क्रियान्वित करने के लिए, अगर यह शासन की पहली शर्त थी, या आवश्यक शर्त थी, या प्राथमिकता वाली शर्त थी, तो इसको तो 2014 में पहले दिन लागू हो जाना चाहिए था। लेकिन आपने लागू इसको नहीं किया, इसकी चर्चा भी नहीं की। 2018 में इस देश के विधि आयोग ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ विचार विमर्श की आवश्यकता है। पहले विचार विमर्श हो, 2018 में ही कहा। सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश से इस बात को कही, और आपने इसको स्वीकार किया। और आज 2023 में जब अब कुछ महीने के बाद चुनाव होने वाला है, तो आपने एक नया नारा डाल दिया इसमें। गोया कि यह समाज की आवश्यकता नहीं है, यह देश की आवश्यकता। समाज के किस कोने से मांग उठी है, किस वर्ग ने कहा है? अगर इसके लागू होने से ब्राह्मणवाद लागू हो रहा हो, तो मैंने तो कभी नहीं कहा। हमारे समुदाय किसी व्यक्ति ने कहा कि साहब इसको लागू कर दीजिए, ब्राह्मणों को बहुत फायदा हो जाएगा, बहुत हम तिरस्कृत हैं समाज में। किसी व्यक्ति ने, किसी समाज ने, किसी वर्ग समूह ने, सिविल सोसाइटी ने कोई इस तरह की बात कही हो, सिवाय उनके जो आपके पहले से समर्थक हैं। और अगर आपको उनकी बात का इतना ही ध्यान रखना था, तो आपको तुरंत लागू कर दिए होते हैं। ये माना जाता है कि प्राथमिकता की चीज थी, इसको लागू होना चाहिए। अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, गोया कि आप इस देश की विविधता से इनकार करते हैं। अगर आप लोगों के सामाजिक जीवन में एक तरह की व्यवस्था चाहते हैं, गोया कि आप विभिन्न संस्कृतियों को मानने वाले लोग हैं, इनके अस्तित्व को आप इनकार करते हैं। आप लोगों के विविध परंपराओं से इनकार करते हैं। और क्या आप इन विविध परंपराओं, संस्कृतियों, लोकाचार और जनजीवन की शैलियों को इनकार करके इस देश को एक और मजबूत कर सकते हैं? क्या संभव है ये? अपराध की जितनी चीजें हैं, चाहे आईपीसी हो, चाहे अपराध की घटनाएं हो, चाहे और आर्थिक अपराध हो, चाहे किसी तरह के अपराध हो, वह इस देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। उसमें कोई भेदभाव नहीं है, और एक सभ्य समाज में उसी की आवश्यकता होती है। अब और जितने भी मानक हैं, अगर सरकार ने यह नियम आवश्यक किया हुआ है कि पैदा होते ही आपको नगर निगम में अपना पंजीकरण कराना होगा जन्म की, तो ये सबके लिए लागू है, किसी को इसमें छूट नहीं है।
आपके परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र आपको स्थानीय निकाय से लेना ही लेना है, उसको दर्ज कराना ही कराना है। इसमें कोई संशोधन नहीं है, सबके ऊपर लागू होता है ये। अगर आपकी शादी होती है तो आपको पंजीकरण कराना होना चाहिए, ये सबके लिए परिहार्य है। लेकिन अगर जो हमारी परंपराएं हैं, अगर हम कोई व्यक्ति कहता है कि हम चांद को देख करके ईद मनाएंगे, तो क्या कहेंगे आप? जो तारीख हम तय कर देंगे वही आपको मानना पड़ेगा। कौन सी क्या कर इसके माध्यम से आप क्या लाना चाहते हैं? अगर आप ये बात करते हैं, मान लीजिए कि द्वितीय विवाह की अनुमति हमको, धनंजय जी को नहीं है, हमारे समाज को नहीं है, गोवा में तो है। गोवा बंद कर देंगे आप उसको? गोवा में आपकी सरकार है, वहां पे नोटिफिकेशन जारी कर दी कि आज से इसको खत्म किया जा रहा है। प्रश्न ये नहीं है, ये इसकी दरअसल इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरी चीज, ठीक है, मैं भी मान लेता हूं कि साहब इसकी आवश्यकता है, आप इसको एक लागू कीजिए, लेकिन क्या यह देश की तत्काल आवश्यकता है? बेरोजगारी इस देश की समस्या नहीं है, इस पे तो कोई बात ही नहीं करते आप। नहीं है सर, नहीं, बेरोजगारी महंगाई समस्या नहीं है सर, उसके लिए पीएम नहीं बने हैं सर, वो पीएम नहीं बने उसके लिए सर। नहीं, कोई बात देखिए। और दूसरी चीज है ना, आप देखिए, मैं मान लेता हूं कि महंगाई रोकने के लिए आप पीएम नहीं बने, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन अगर आपकी जो नीतियां होती हैं वो केवल एक चीज प्रभावित नहीं करती। आप अगर स्वस्थ हैं तो ऐसा थोड़ा होता है कि आपका हाथ स्वस्थ है और पैर बीमार है, आंख में दर्द हो रहा है और पैर की उंगलियां काम कर रही हैं। अगर आप स्वस्थ हैं तो शरीर के सभी अंग स्वस्थ हैं, और शरीर का एक अंग भी अगर उससे प्रभावित है तो आप अस्वस्थ हैं। अगर आप महंगाई आपकी प्राथमिकता ही न हो, देश की सुरक्षा तो प्राथमिकता आपकी है। और क्या अगर देश में रहने वाले लोगों में नहीं सर, वो भी प्राथमिकता नहीं है सर, वो भी नहीं है। उनके बस की चीन का नाम लेना नहीं है, जीपिंग का नाम लेना नहीं है सर, नहीं लेते सर। वो डैम चौक और डैम सॉन्ग जो है देश के हिस्से नहीं है सर, हिस्से नहीं है। तो सवाल ये है ना कि अगर आप अपने गवर्नेंस की विफलताओं को लोगों के सामने लाना चाहते हैं तो संभव नहीं है। अब आप अपने विरोधियों की आलोचना करके आप लोगों का विश्वास नहीं जीत सकते हैं। अब आपको यह बताना पड़ेगा कि 9 साल से मैं सत्ता में हूं, विभिन्न राज्यों में 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से, 27 साल से हमारी सरकारें हैं, उन्होंने क्या किया। आप इस जवाबदेही से नहीं बच सकते हैं कि अगर मणिपुर जल रहा है तो क्यों जल रहा है, और आप उसमें आपकी अनिष्क्रियता क्यों है। सर मणिपुर भारत का पार्ट नहीं है सर, वो मोदी जी ने बता दिया 2 महीने के अंदर, मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है, वो अलग है। और उसके अंदर उसके ऊपर कुछ कहना या करना दूसरे देश के अंदर दखलंदाजी होगी सर। वो नहीं तो अब आप अगर वही मैं कह रहा हूं, अगर आप कहते हैं तो उसमें आप ये भी स्वीकार किए कि जो आप डबल इंजन का नारा देते हैं मतलब की चीज है। आप ये कहिए कि डबल इंजन का नारा कुछ ही राज्यों के लिए लागू होता है, बाकी जगहों के लिए लागू नहीं होता। तो जितने आपके नारे थे फेल, तो आप दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह का गवर्नेंस दे रहे हैं आप। आपका डबल इंजन किस काम का है? यह जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का नारा है या इसकी जो बातचीत शुरू की जा रही है, वह केवल और केवल सरकार की विफलताओं से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश है। जी, जो राजनीतिक चुनौतियां विभिन्न राजनीतिक दलों ने सरकार के सामने प्रस्तुत की हैं, उन चुनौतियों से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश है। जी, जो बेरोजगारी, महंगाई, राष्ट्रीय सुरक्षा, देश की आर्थिक नीति, लोकतांत्रिक संस्थाओं पे हमले जैसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष हमलावर है, उनसे लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश है। लेकिन ये होने वाला नहीं है। आप लोगों की रोजी रोटी से खिलवाड़ करके इस तरह के आर्टिफिशियल मामलों से आप लोगों को आकर्षित नहीं कर सकते। ये बड़ी राजनीतिक चुनौती सरकार के सामने है, और ये चुनौती से निपटना इतना आसान इनके लिए नहीं है। किसी मुद्दे की बात